नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ईरान में अमेरिका के भीषण हमले के बारे में बताएंगे। जो ट्रंप एक दिन पहले तक अपने लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे, वो अब ईरान में बम गिराकर यह साबित करना चाहते हैं कि यह बम शांति के लिए जरूरी था। लेकिन अब इस हमले के बाद पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस हमले के जवाब में पुतिन और जिनपिंग ईरान के साथ एकजुट होंगे और क्या रूस अब अपने हथियार ईरान को देगा जिससे वो ट्रंप को सीधा जवाब दे सके। आज एक सवाल यह भी है कि जो ट्रंप 2 हफ्ते बाद इस युद्ध में उतरने का ऐलान कर रहे थे, वो अचानक से 2 दिन के अंदर ही इस युद्ध में क्यों कूद पड़े, कौन सी स्ट्रैटेजी थी। इसके बाद आपको इस हमले से जुड़ी छोटी सी जानकारी देंगे। लेकिन अमेरिका ने जिस वक्त ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, उस वक्त ईरान में रात के करीब 2 बज रहे थे। 2 ठिकानों को अमेरिका ने 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से निशाना बनाया और करीब 2 लाख किलो बारूद इन पर बरसाया। इसके अलावा ईरान के तीसरे न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिका ने सबमरीन के जरिए 24 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया। आज हम अमेरिका के हमले और ईरान का जो भीषण तबाही वहां पर हुई है उसका विश्लेषण करेंगे। और मेरी AI वर्जन आज आप क्या बताने वाली है। अंजना, आज मैं इस युद्ध के पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में बताऊंगी। जब तक ईरान और इजराइल लड़ रहे थे, दुनिया के अधिकतर देश दूर से देख रहे थे। लेकिन अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करते हुए इस युद्ध में कूद पड़ा है। इसके बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। कई देश हैं जो ईरान से हमदर्दी जता रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ ऐसे देश हैं जो अमेरिका के पाले में खड़े हैं। आज मैं बताऊंगी कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद दुनिया के कौन से देश कहां खड़े हैं। जो ट्रंप कल तक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे, उन्होंने आज ईरान पर बॉम्ब गिराकर फिर से यही दावा किया है कि यह हमला शांति के लिए जरूरी था। इसीलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले बात अमेरिका के ईरान पर उस हमले की जिसकी वजह से दुनिया में बहुत से नए सवाल और चिंताएं खड़ी हो गई हैं। बीती रात अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया, वो अमेरिका के युद्ध इतिहास में अपने आप में बहुत अलग किस्म का ऑपरेशन था। नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। क्या अमेरिका के हमले के बाद दुनिया में खेमेबंदी शुरू हो गई है। क्या रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ अब ईरान का खुलकर साथ देंगे। कम से कम सामने आकर बोल तो ऐसा ही रहे। क्या अमेरिका ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अब ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, वो दावा कर रहे हैं। क्या ईरान के परमाणु हथियार अमेरिका ने पूरी तरह से अपने दावे के मुताबिक नष्ट कर दिए हैं या फिर कोई जवाबी हमला उससे कर सकता है ईरान। ये वो सवाल है जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है और इन सवालों के जवाब तो अमेरिका को भी नहीं पता। तो फिर अमेरिका ने ईरान पर बीती रात यह हमला क्यों किया। जो ट्रंप परसों तक ये कह रहे थे कि अमेरिका 2 हफ्ते में इस युद्ध में आएगा, अचानक कैसे इजराइल और ईरान के युद्ध में वो शामिल हो गए। आपको इन सारे सवालों के जवाब आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे। लेकिन सबसे पहले इस ऑपरेशन की कुछ जानकारियां समझ लीजिए ताकि आप ये जान सके कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा था। अमेरिका ने बीती रात ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर यह हमला किया। एक एक करके मैप पे आपको दिखेगा। फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हमला भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ और ईरान में उस वक्त ईरान के हिसाब से लगभग रात के 2:10 थे। फोर्दो और नतांज पर अमेरिका ने 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से हमला किया और दोनों ही ठिकानों पर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा दिए। इसके अलावा इस्फहान पर अमेरिका ने सबमरीन के जरिए 24 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। तो स्ट्रैटेजी अलग थी दोनों जगह की। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ऑपरेशन उनके युद्ध इतिहास का सबसे अनोखा ऑपरेशन था और इस तरह का पहला ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में अमेरिका की कुल 125 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। सीधा हमला सिर्फ 7 B-2 बॉम्बर्स ने किया, लेकिन इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट्स ऑपरेशन में शामिल हुए थे, जिसमें 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स शामिल थे। इसके अलावा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट्स थे।
इंटेलिजेंस और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स भी थे। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कुल 75 गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में 30,000 पाउंड के 14 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इस हिसाब से ऑपरेशन में पूरा अगर आप अंदाजा लगा लें 2 लाख किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल हुआ है, यानी 2 लाख किलोग्राम बारूद अमेरिका ने बीती रात ईरान पर गिराया है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इस हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। ईरान को पता ही नहीं चला कि अमेरिका के बॉम्बर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ईरान की तरफ से अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर कोई भी मिसाइल नहीं दागी गई या किसी फाइटर जेट से भी हमला नहीं किया गया। हालांकि अमेरिका का दावा है कि वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे और इन हमलों से बचाव के लिए उनके फाइटर जेट्स भी आसमान में लगातार उड़ रहे थे, जो कवर दे रहे थे। अमेरिका का कहना है कि अभी तक उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली है कि ईरान का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि ईरान की तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा B-2 बॉम्बर की स्ट्राइक्स का ऑपरेशन हुआ है। We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Iran found out when POTUS says 60 days that he seeks peace and negotiation, he means 60 days of peace and negotiation. Otherwise, that nuclear program, that nuclear capability will not exist. He meant it. This is not the previous administration. The President Trump said no nukes. He seeks peace, and Iran should take that path. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, not Tehran, excuse me, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. In that way, it was historic. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP, a massive ordnance penetrator. इसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि ईरान को पता ही नहीं चला, यानी ये स्टेल्थ बॉम्बर्स, स्टेल्थ इसीलिए यानी ये बहुत चुपके जाते हैं, काम कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता। ये बॉम्ब अपने ऑपरेशन में सटीक साबित हुआ। अमेरिका का ये ऑपरेशन एक सीक्रेट ऑपरेशन था। वैसे तो ऐसे ऑपरेशन की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन ये ऑपरेशन कुछ खास था। ट्रंप ने जिस तरह से पूरा ताना बाना बुना, G7 छोड़कर आए, कहा कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, फिर अचानक से कहने लगे कि 2 हफ्ते में फैसला करेंगे। और जब दुनिया ये विश्लेषण कर रही थी कि ट्रंप देर क्यों कर रहे हैं, क्या ट्रंप ने पीछा हाथ खींच लिया, तब अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ये कल रात की अमेरिका के उस सिचुएशन रूम की तस्वीरें हैं जहां ट्रंप अपने बाकी दूसरे साथियों के साथ बैठकर इस हमले को लाइव देख रहे थे। अमेरिका को भी तो ये डर रहा होगा कि इस हमले के बाद ईरान कैसे पलटवार करता है। ये तो अमेरिका के लिहाज से अच्छा हो गया कि ईरान को हमले का पता ही नहीं चला, जैसा कि अमेरिकी सेना का दावा है। अब यह भी दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ईरान के साथ हो रही ये न्यूक्लियर डील प्रभावित ना हो। इसीलिए ट्रंप ने पहले इजराइल को आगे करके रखा कि वो ईरान पर हमला करे। इजराइल ने किया भी। फिर इजराइल के हमलों का ईरान पर ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। इजराइल ने करीब 10 दिन पहले ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया था, तब भी इजराइल ने नातांज पर हमला किया था। लेकिन लगता है कि उन हमलों का ईरान पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ट्रंप ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, लेकिन ईरान ने बातचीत की टेबल पर आना तो दूर, उसकी चर्चा करनी भी जरूरी नहीं समझी। तो उसके बाद ट्रंप को, अमेरिका को इस युद्ध में लाना ही पड़ा। I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. तो अमेरिका की सेना के शौर्य गाथा गाते हुए आपको डोनाल्ड ट्रंप सुनाई दे रहे थे। अब हम आपको अमेरिका का वो मास्टर प्लान बताएंगे जिसमें उसने किसी जादूगर की तरह दिखाया कुछ और, किया कुछ और। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले के लिए वो 2 हफ्ते का वक्त लेंगे, इसके बाद देखेंगे। लेकिन अमेरिका ने 2 दिन के अंदर ही ईरान पर हमला कर दिया और उसके 3 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को ध्वस्त कर दिया। अब ऐसे में सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आखिर अमेरिका ने 2 सप्ताह बोलकर ये हमला अचानक क्यों कर दिया एक ही दिन में। इसकी वजह है ईरान की होशियारी। जिस दिन अमेरिका ने 2 हफ्ते के अंदर युद्ध में कूदने का ऐलान किया था और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी, उसी दिन से ईरान ने अपने सबसे बड़े और संवेदनशील परमाणु ठिकानों से पैकिंग शुरू कर दी। ये तस्वीरें और ये पूरी थ्योरी आपको हैरान कर देगी कि डोनाल्ड ट्रंप को एक ही दिन के अंदर आखिर ये हमला क्यों करना पड़ा। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। ये ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 19 जून को यहां पर काफी हलचल दर्ज की गई थी। तस्वीरें दिखाइए, सैटेलाइट तस्वीरें। मैक्सार की इन तस्वीरों में ये देखिए, ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको 2 चीजें देखनी चाहिए। पहली, फोर्डो का एंट्रेंस पॉइंट और दूसरा ट्रकों का पूरा काफिला। इस सैटेलाइट तस्वीर में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की 2 एंट्री पॉइंट्स आप देख रहे होंगे। इन्हीं के जरिए इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में लोग आते जाते हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि इसके बाहर ट्रकों की लंबी कतार लगी है। अकेली इस तस्वीर में ही करीब 17 ट्रक दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी लिस्ट आपको ग्रीन हमने कवर करके दिखाया है। अब 17 ट्रक अगर दिखाई दे रहे हैं जो न्यूक्लियर प्लांट की ओर जा रहे थे। फोर्डो पर हमले की धमकियों के बीच ये आवाजाही काफी तेजी से बढ़ी थी। माना जा रहा है कि ट्रकों के जरिए ईरान अपने परमाणु हथियारों को धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट कर रहा था और ये काम केवल एक दिन में नहीं हुआ। इसके अगले दिन यानी 20 जून को भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। ये 19 जून की तस्वीर है। अब 20 जून की तस्वीर देखिए, ये भी मैक्सार की तरफ से तस्वीर है। 20 जून की तस्वीरों में भी फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के पास ट्रकों की आवाजाही नजर आई है। ट्रकों की कतार करीब 1 किलोमीटर तक लग गई थी। इसके अलावा 20 जून की एक और तस्वीर में ट्रक और बुलडोजर भी साथ नजर आ रहे हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट दिखाते हैं। हमने जो ट्रकों की लंबी कतार है वो भी आपको यहां पर हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर जब आप देखते हैं, ये टनल एंट्री पॉइंट है। मैं आपके लिए टनल एंट्री पॉइंट को यहां पर दिखा रही हूं। 3 पॉइंट्स है दरअसल। ये जो पिंक स्क्वायर मैंने बनाया है, देखिए स्क्रीन पर आ गया। और यहां पर भी ये देख रहे हैं आप 1, 2, ये 2 ग्रीन पॉइंट्स। तो ये है टनल एंट्री पॉइंट्स, जहां पर ये गड्ढे भी आपको दिखेंगे जहां पर हुआ है। चेक पॉइंट कहां पर है, देखिए ये है चेक पॉइंट, यहां पे चेक पॉइंट। अब सपोर्ट बिल्डिंग वहां पर है, यूरेनियम शोधन जहां पर होता है, ये ऊपर में बिल्कुल है। मैंने आपके लिए इसको अंडरलाइन कर दिया। अब ये देखिए सुरक्षा घेरा जो इसका है, ये फोर्डो परमाणु प्लांट का है। पूरा सुरक्षा घेरा इसका आप देखिए कि किस तरह का घेरा इसमें बना हुआ है। ये साफ बता रहा है कि ये जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी हैं, उसमें जब ये हमला होता है, ये पूरा बहुत ही पहाड़ी इलाका है। इसको ये भी आप समझिए, बहुत ही पहाड़ी इलाका है। ये जो पूरा प्लांट है, ये सुरक्षा घेरा उसका ये हो गया, जिसमें आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं बड़े स्क्रीन पर। ये देखिए, ये परमाणु प्लांट का जो धंसाव है अब आपको दिखेगा। बंकर बस्टर से जो छेद हुए हैं, ये उसका ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये है वो जहां उसके नीचे मैंने आपको ये चांदनुमा लाइन बनाया है, वो ऊपर में जहां पर है वहां पे है। वही आप यहां पर देखिए एक धंसाव आपको दिखता है, ये वाला। ये दोनों जो छोटे स्क्वायर्स हमने बनाए हैं, इसमें आप देखिए पिंक से मैंने अंडरलाइन किया, ये छोटा है कंपैरेटिवली ये। तो कुल मिलाकर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में ये चारों जो फोर्डो परमाणु प्लांट है वो यहाँ पर है,
और ये हमने आपको दिखाया पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर जो छेद किए गए हैं वो हमने आपको दिखा दिया है। कुल मिलाकर फोर्डो में देखिए किस तरह से इन्होंने परिस्थितियां बनाई हैं और अमेरिका ने जो चैलेंज अब रखा है वो अब सबके सामने है, क्योंकि ईरान के लिए बहुत बड़ा फेस लॉस है। आप इस खबर की जो गंभीरता है उसको समझिए। ये वहां के रेजीम के लिए, ये खामेनेई के लिए, मतलब उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने स्टेल्थ बॉम्बर्स से हमला कर दिया है सफलतापूर्वक, उनको भनक तक नहीं लगी। और इसके बाद ईरान को अपनी छवि बनानी है, अपनी जो साख है वो मिट्टी है उसके बारे में सोचना है। ऐसे में डर यही है बार बार कि सनक में वो क्या फैसला अब उठाएगा। लगातार हमला कर ही रहा है इजराइल पर। देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों से एक बात साफ है कि अमेरिकी हमला जो है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान तो हुआ है। ये नुकसान अभी कितना बड़ा है, क्योंकि बताया यही जा रहा है 200 फीट नीचे जमीन के जाकर ये बॉम्ब फटता है। कितना नुकसान हुआ है अभी हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने हमले के लिए अपने सबसे घातक B-2 बॉम्बर्स का ही इस्तेमाल क्यों किया, आखिर कैसे सबकी निगाहों से बचता हुआ हमला करने में ये B-2 बॉम्बर कामयाब होता है। अमेरिका ने वैसे तो 3 न्यूक्लियर प्लांट्स फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फोर्डो पर हो रहा है। फोर्डो पर हमला क्योंकि अंडरग्राउंड, सब कुछ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये। नतांज में तो आपको कुछ चीजें ऊपर भी दिख जाएंगी, लेकिन ये तो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, पहाड़ों के बीच है, कैमोफ्लेज के साथ। ईरान का ये न्यूक्लियर प्लांट जमीन से 300 फीट नीचे बना हुआ है। इजराइल के हवाई हमलों से फोर्डो को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और खतरनाक बात यह थी कि इसी प्लांट में परमाणु बम बनाए जाने की सबसे बड़ी आशंका दिख रही है। पहाड़ों के नीचे बने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका का सबसे खतरनाक बस्टर बम जो है बंकर बॉम्ब, वो जरूरी था। वही एक ऐसा बम है जो 300 फीट नीचे जाकर गिर सकता है, और ये पूरी क्षमता सिर्फ इसी बॉम्ब में। B-2 बॉम्बर अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट है। ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, इसके पूरे शेप को लेकर भी खूब चर्चा है। एक बार में 31,500 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स को यह गिरा सकता है। B-2 बॉम्बर इकलौता फाइटर जेट है जिससे दुनिया का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 लोड करके MOP लोड किया जा सकता है, और यहीं से ड्रॉप होता है, क्योंकि इस बंकर बस्टर का वजन ही 13,600 किलोग्राम का होता है। एक B-2 बॉम्बर एक बार में 2 बंकर बस्टर बॉम्ब्स ले जा सकता है। ये जो GBU-57 है, ये 2 एक विमान में जा सकते हैं, एक फाइटर जेट में। अब देखिए 7 B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने तैयार किए, 7 ऐसे हवाई जहाज, 7 ऐसे फाइटर जेट्स, और 7 से तमाम जो 14 बंकर, हर जो फाइटर जेट में 2 थे, तो कुल 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। B-2 बॉम्बर एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर है, यानी एक बार में 11,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन तक जाकर यह हमला कर सकता है। और इसकी एक खासियत यह भी है कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है, यानी दोबारा हमला करने के लिए उसको नीचे आने की जरूरत नहीं है, ऊपर आसमान में ही इसकी रीफ्यूलिंग हो सकती है। अमेरिका के पास 20 ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिनका नाम है B-2 बॉम्बर, और दावा है कि 7 ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले किए। अमेरिका ने अभी तक किसी भी देश के साथ अपने B-2 बॉम्बर्स का सौदा नहीं किया है। इसके अलावा उसने अपना ये जो बॉम्ब्स हैं, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरे हैं इस विमान से, जिनका नाम है GBU-57 मॉप, ये बंकर बस्टर बॉम्ब भी किसी को अभी तक नहीं दिया है अमेरिका ने। इसीलिए इजराइल चाहता था कि अमेरिका युद्ध में एंट्री करे, ताकि वो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरा सके। अमेरिका ने कर दिया। और अब सवाल यह है कि B-2 बॉम्बर बिना किसी हलचल के हमला करने में कैसे कामयाब हो गया, और हमले के बाद भी ईरान की वायुसेना कुछ नहीं कर पाई। अमेरिका ने ईरान को भ्रम में डालने के लिए गुआम में अपने B-2 बॉम्बर्स एक्टिवेट किए थे। गुआम में जाकर इनको एक्टिवेट किया था ताकि ईरान का ध्यान बांटा जा सके। ईरान गुआम से हमले की आशंका में था, और अमेरिका ने अपनी जमीन से ही फाइटर जेट भेजकर हमला कर दिया। गुआम में एक्टिवेट किया तो ईरान को लगा कि गुआम बेस से वो हमला करेंगे, लेकिन अमेरिका ने उसे अपने यहां से ही भेज दिया। हमला कैसे किया गया ये हम आपको जल्दी से बताते हैं। 7 B-2 बॉम्बर्स ने मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से सीधा अमेरिका से 21 जून को उड़ान भरी थी। उनके साथ कुछ रिफ्यूलिंग विमान भी थे। जब B-2 बॉम्बर्स ईरान की सीमा में घुसे
तो उनकी मदद के लिए F-35 फाइटर जेट्स वहां पर लगाए गए। 7 B-2 बॉम्बर्स में कुल 14 GBUs, 57 MOP बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, जिनका इस्तेमाल परमाणु ठिकानों को तबाह करने में किया गया है। अमेरिका ने पहली बार इन बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। B-2 बॉम्बर्स ने भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक साथ हमले किए और फिर वापस लौट गए। We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's fighters did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the President stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. ईरान को इन हमलों के बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि B-2 बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। स्टेल्थ जो अंग्रेजी का शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ ही है छिप कर करना, चोरी छिपे करना, और ये किसी भी देश के रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आते हैं। इसीलिए ईरान को खबर भी नहीं लगी और अमेरिका ने परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कई मौकों पर किया है। अमेरिका इन बॉम्बर्स विमानों का इस्तेमाल तब करता है जब उसे अपने दुश्मनों पर बड़े हमले करने होते हैं। ईरान से पहले अभी तक B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिका ने 5 बार किया है। पहली बार उसने 1999 में सर्बिया के कोसोवो वॉर में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। इसके बाद साल 2001 में अफगानिस्तान वॉर, 2003 में इराक वॉर, 2011 में लिबिया के ऑपरेशन ओडिसी और 2017 में लिबिया में ही इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स के लिए B-2 बॉम्बर्स का अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। तब से ही ये फाइटर जेट्स चर्चा में रहे। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने जिस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, उससे बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बंकर बस्टर बॉम्ब दुनिया का सबसे खतरनाक बस्टर बॉम्ब माना जाता है। अमेरिका ने ईरान में अपना सबसे ताकतवर ये GBU-57 मॉप इस्तेमाल किया। गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। ये बॉम्ब 13,600 किलोग्राम का वजन का है और जमीन से 200 फीट नीचे बने बंकर्स में छिपे दुश्मनों को खत्म कर सकता है। 200 फीट नीचे जाने के बाद बताया जाता है ये फटता है। ऐसे में देखिए, ये जो GBU-57 मॉप गिरा दिए जाए तो ये और ज्यादा गहराई तक जाकर हमला कर सकता है और इसीलिए इस बॉम्ब की जरूरत है। B-2 बॉम्बर्स ही इस GBU-57 को गिरा सकते हैं, क्योंकि इतना वजन उठाना सामान्य फाइटर जेट के बस की बात ही नहीं है। अमेरिका ने अभी तक किसी भी युद्ध में GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत वजनी बॉम्ब्स हैं। वैसे अमेरिका के पास 3 तरह के बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद हैं। अमेरिका के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद है उसमें GBU-57 मॉप जिसका इस्तेमाल किया, GBU-28 इस बंकर बस्टर बॉम्ब का वजन है 2300 किलोग्राम। इस बंकर बस्टर बॉम्ब को किसी भी फाइटर जेट से टारगेट पर गिराया जा सकता है और इसका इस्तेमाल अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान वॉर में किया था। तो GBU-28 बंकर बस्टर बॉम्ब जमीन के नीचे तो जा सकता है, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है 57 से। वो सिर्फ 20 फीट की गहराई पर बने बंकर्स को ही ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास BLU ब्लू 109 बंकर बस्टर बॉम्ब है। इसका वजन 250 किलोग्राम है और इससे भी फाइटर जेट ने टारगेट पर गिराया जा सकता है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब लगभग 8 फीट, इसकी जो रेंज है और भी कम है। 8 फीट की गहराई में जो अगर कोई बना हुआ है बंकर तो उसको ये गिरा सकता है। तो 3 अलग अलग तरह के जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, मतलब अंडरग्राउंड जो छिपा कर करते हैं, वहां तक ये टारगेट कर सकता है। अब देखिए, B-2 बॉम्बर विमान से गिराए गए GBU-57 ने फॉर्दो को किस तरह से ध्वस्त किया होगा, हम इस पर आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
ईरान की सीमा में घुसने के बाद हम आइए आपको बड़े स्क्रीन पर जरा लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि GBU-57 बॉम्ब का ये कहर किस तरह से बरपा होगा। तो GBU-57 बॉम्ब का कहर जो बरपा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये आ गया आपका B-2 बॉम्बर फाइटर जेट। अब ये B-2 बॉम्बर सीधे फॉर्दो पहुंचे और उन्होंने एक के बाद एक, मतलब अगर 7 पहुंचे हैं, हर फाइटर जेट से 2-2 ऐसे बॉम्ब्स गिर रहे हैं GBU-57। ऊंचाई 40,000 फीट की ऊंचाई से ये गिर रहे हैं और फिर ये जमीन से नीचे जाते हैं। ये पूरा हिस्सा देखिए, ये जो जमीन का हिस्सा है देखिए 200 फीट नीचे जो बंकर्स बने हुए हैं, ये पूरा मैंने आपके लिए बड़े स्क्रीन पर अंडरलाइन कर दिया। जमीन पर टकराने से पहले GBU-57 बम की रफ्तार कितनी थी ये भी जान लीजिए, 1236 किलोमीटर, 1236 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस रफ्तार की वजह से ही 13,600 किलोग्राम वजनी ये जो GBU-57 है वो वहां पर पहुंचा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद GBU-57 के अंदर जो मौजूद 2400 किलोग्राम बारूद है उसमें विस्फोट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये है B-2 बॉम्बर आया, ये सीधा नीचे आ रहा है 40,000 फीट की ऊंचाई से, रफ्तार इसकी 1236 किलोमीटर है और प्रति घंटे, और उसके बाद जमीन से घिसने के 200 फीट बाद ये करता है और ये देखिए ये ब्लास्ट होता है और फिर ये नुकसान होता है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. तो डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी थी ईरान को। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए अमेरिका ने केवल B-2 बॉम्बर GBU-57 का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका ने फोर्डो पर GBU-57 से हमला किया, लेकिन इस्फहान और नतांज पर टोमाहॉक से हमला किया। ये मिसाइलें अमेरिका ने अपनी सबमरीन्स में चलाई थी जो ओमान की खाड़ी में मौजूद थी। टोमाहॉक मिसाइलों को टारगेट 644 किलोमीटर दूर समंदर से फायर किया गया था, वो निशाने पर लगी। इस मिसाइल की रेंज 1250 से लगभग 2500 किलोमीटर तक है। मिसाइल की रफ्तार 880 किलोमीटर प्रति घंटा है। रडार में नजर नहीं आती, 30 से 50 मीटर की ऊंचाई से गुजरती है। टोमाहॉक मिसाइलें फिलहाल अमेरिका और यूके की नौसेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्योंकि जो ट्रंप परसों तक कह रहे थे कि अभी 2 हफ्ते में फैसला करूंगा, वो अचानक ईरान पर हमला करने के लिए क्यों फैसला ले लेते हैं? इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को की ईरान से कोई पर्सनल दुश्मनी है। दुनिया में इस बात पर खूब चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे और कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया, वो जगह जहां पर एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई थी जिसमें वो बाल बचे थे। गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ही सितंबर में आरोप लगाए थे कि उन पर यह हमला ईरान के द्वारा किया हो सकता है। तो क्या यह माना जाए कि ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपना कोई पर्सनल बदला लिया है? हालांकि ईरान अमेरिका का आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना दुश्मन है, लेकिन ट्रंप ऑन कैमरा ये कह चुके हैं कि उनके ऊपर ईरान ने हमला करवाया हो सकता है। और ट्रंप ने, आपने सुना, इस हमले के बाद भी उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट बुली, मतलब वो ईरान को खुलकर कोस रहे। ट्रंप ने कहा था, ट्रंप कई बार ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की बात भी कह चुके हैं और जिन लोगों को उन्होंने अपना मंत्री बनाया वो भी लगातार अपने कैंपेनिंग के दिनों में ही ईरान के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे थे। ट्रंप के मौजूदा रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ
तो बहुत पहले से ही जैसे प्लान बनाकर गए कि वो ईरान पर कैसे हमला करेंगे। उन्होंने बहुत पहले ही अमेरिकी मीडिया से अपनी रणनीति शेयर की थी। अब दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद आगे क्या होगा। ईरान तो रूस से समर्थन ले रहा है। रूस की तरफ से कहा भी जा रहा है कि ऐसी स्थिति में ईरान को उसके सहयोगी न्यूक्लियर हथियार दे सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि ईरान अभी भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। ईरान ने अमेरिका के हमले को अपनी संप्रभुता का अखंडता के खिलाफ बताया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका सिर्फ ताकत और धमकी की भाषा समझते हैं। ईरान कह रहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे। और अमेरिका के हमले के बाद ईरान का सबसे ज्यादा गुस्सा निकल रहा है इजराइल पर, क्योंकि कहीं और करेगा तो फिर एस्केलेशन होगा, यह विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो आज पहले दिन हमले के बाद ये ड्रोन तस्वीरें आई हैं इजराइल के तेल अवीव से, जहां अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। वैसे अमेरिका ने भी कह दिया है कि अगर ईरान ने आगे उसके किसी ठिकाने पर हमले किए तो फिर ईरान पर बहुत बड़ा अटैक होगा। इसीलिए ईरान ने अभी तक अमेरिका के ठिकानों पर तो हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल को ईरान नहीं छोड़ रहा है। लगातार इजराइल को ईरान निशाना बना रहा है। तेल अवीव और हाइफा ईरान के लगातार निशाने पर है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन हमलों की वजह से दुनिया को ये लगने लगा है कि क्या इस वक्त पर, इस मोड़ पर इजराइल कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने अपने कई पड़ोसियों पर हमले किए। लेबनान, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, सब जगह से उस पर मिसाइल अटैक्स भी हुए, लेकिन इजराइल का इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। ऐसी तस्वीरें नहीं आई जितना ईरान की मिसाइलों से इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान की ये तस्वीरें खुद इजराइल की तरफ से जारी की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी इन हमलों को नहीं रोक पा रहा। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसका आयरन डोम 90% हमले तो रोक रहा है, लेकिन 10% पर रोक नहीं लग पा रहा। और यही 10% हमले इजराइल में तबाही ला रहे हैं, और तबाही भी ऐसी जिसकी इजराइल को आदत नहीं है। इसीलिए तो जैसे ही इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई, तुरंत इजराइल भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे भी ये समझ में आ गया था कि अब वो इस युद्ध में अकेला नहीं टिक पाएगा। उसे उसका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद साथी चाहिए, क्योंकि अगर उसको फोर्दो जैसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना है, उसके पास वैसे हथियार ही नहीं है। नेतन्याहू ट्रंप को शुक्रिया कहते थक नहीं रहे। सुनिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते नहीं थक रहे, धन्यवाद कहते नहीं थक रहे। वैसे खबरें अब ये भी मिल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से इस पक्ष में नहीं थे कि ईरान पर हमला किया जाए, इसीलिए उन्होंने दूरी बनाकर रखी। लेकिन जब शांति दूत बनना चाहते थे, नोबेल पुरस्कार लेना है, लेकिन जब इजराइल को जंग में ईरान पर शुरुआती बढ़त मिली तो ट्रंप खुलेआम उनके पक्ष में आ गए। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ट्रंप तब से लगातार ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि 60 दिन का समय दिया था ईरान को डील करने के लिए, लेकिन उसने डील नहीं की। अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुलेआम धमकाना शुरू कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा हथियार है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघार्ची से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, ईरान के पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो आइए आपको बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और ये हम भारतीयों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि यहां से असर सभी मुल्कों पर पड़ेगा। हम आपको अब बड़े स्क्रीन पर जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्या असर हो सकता है ये बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा मैं यहां पर अंडरलाइन करती हूं आपके लिए। ये जो पिंक लाइन मैं बना रही हूं, ये देखिए, ये हिस्सा जो आपको बिल्कुल हल्के रंग का दिख रहा है, ये समुद्र का हिस्सा है। ये जो मैंने आपको लाइन बना के दिखाई है, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये ईरान और ओमान के बीच में ये पड़ता है। एक तरफ ईरान है और इधर ओमान, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये तेल उत्पादन जो मुख्य देश है, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, तमाम देश आप देख रहे हैं, इसमें सऊदी अरब है, कतर है,
ये सभी हैं, इराक है उधर, इराक हो, कुवैत हो, उनके तेल निर्यात का मुख्य मार्ग ही यही है। मुख्य मार्ग जो सी रूट है, 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया को सप्लाई होता है। 30% पूरे वर्ल्ड का 30%। 20% जो वैश्विक LNG है यानी लिक्विड नाइट्रोजन गैस, वो भी इसी मार्ग से निकलता है। और अगर होर्मुज के जलमार्ग को ब्लॉक करना संभव है या नहीं, वो आपको बताते हैं। जवाब है हाँ। रुकिए एक सेकेंड, हम आपको दिखाते हैं डिलीट करने के बाद, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या इसको ब्लॉक कर सकता है। देखिए जवाब है हाँ, क्योंकि सबसे सकरे मार्ग पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये रेड से जो बना है, ये पिंक मैंने कर दिया। ये पूरा नीला जो आपको दिख रहा है, ये फारस की खाड़ी है इधर, और इधर ओमान की खाड़ी। ये बीच में ये जो हिस्सा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और सबसे सकरे जगह पर 33 किलोमीटर्स। और जहाजों की आवाजाही जिस समुद्री पट्टी से हो सकती है, वो सिर्फ 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। ऐसे में देखिए, आप सोचिए 3 किलोमीटर के रास्ते को ईरान ने ब्लॉक किया, तो कैसे दुनिया भर के जो तेल के जहाज हैं वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। यहीं से ये सारे जहाज जो है ऐसे होकर जाते हैं, और अगर ये जहाज यहाँ पर फंस जाते हैं तो आप सोचिए कि किस तरह की परेशानी होगी। 30% तेल तो यहीं से आता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद कर देता है, तो क्या इसका कोई वैकल्पिक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है? तो जवाब है कि इसका कोई दूसरा वैकल्पिक समुद्री मार्ग नहीं है। कोशिश हो रही है, होती रहती है, लेकिन नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो करना क्या होगा? लाल सागर या ओमान की खाड़ी तक सड़क मार्ग की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर कोई पोर्ट मिलेगा। अब ये बात कहनी तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग नामुमकिन है। या फिर यूं समझे कि दुनिया की तेल कीमतों को आसमान में पहुंचने वाली लागत लगेगी, समय लगेगा, टेंशन होगा, सो अलग। और अगर इस रोड को ब्लॉक इस रूट को ब्लॉक कर देता है ईरान, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। 30% तेल का कट जाना सप्लाई चेन में। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले कभी ब्लॉक किया गया है? जवाब है आज तक कभी नहीं। कम से कम आधुनिक इतिहास में तो नहीं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान भी जहाजों की आवाजाही यहां पर नहीं रुकी थी। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने पहले जो कभी नहीं किया, अब की अगर इसे ब्लॉक करने का कदम उठाता है, तो हमारे देश भारत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत का करीब 37% तेल इसी मार्ग से आता है, और इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भारत पर असर पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला रास्ता ईरान सोचता है कि सबक सिखाने के लिए, विश्व में तबाही मचाने के लिए मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूं, ईरान के लिए भी आर्थिक जोखिम हालांकि होगा, उसको नुकसान तो होगा। लेकिन अगर वो, अब मौजूदा रजीम तो वहां पर जैसे दीवार से जाकर चिपक गई है, अब उनको लग रहा है कि हमें जो कुछ भी करना है करें अपना फेस सेव करने के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो 37% तेल जो भारत आता है वो भी प्रभावित होगा। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद ईरान की आर्थिक लाइफलाइन है, उसके लिए भी बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम है, बहुत नुकसान होगा, और उसे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद जिन देशों को ईरान का तेल मिलता है, उसका भी जलमार्ग यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। और अब आपको बताएंगे कि ईरान इजराइल युद्ध के बाद दुनिया का रुख किस तरह बदल रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करते हुए इस युद्ध में कूद पड़ा है। इसके बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, और दुनिया फिर से धड़ों में बंटने लगी है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। कई देश हैं जो ईरान से हमदर्दी जता रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका के पाले में जाकर खड़े हो गए। युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, लोग खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। इसका सीधा असर कच्चे तेल, ट्रेड रूट, कूटनीतिक रिश्ते। आपने अभी तक सुना होगा, ट्रंप लगातार कह रहे थे मैं पुतिन से बात कर रहा हूं, मैं पुतिन को कह रहा हूं कि यूक्रेन से युद्ध बंद करो। अब पता नहीं वो क्यों नहीं सुन रहा, ये वो। अब तो रूस खुलकर खड़ा हो गया है अमेरिका के खिलाफ, चीन खुलकर खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ। कूटनीतिक रिश्ते भी एक मकड़ जाल में अब फंस रहे हैं। और अब ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद दुनिया स्पष्ट रूप से बंटने लगी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कई देश हैं जो ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे ही देने को तैयार है।
आप इसका मतलब समझिए। उन्होंने एक लंबा सा पोस्ट डाला जिसमें पॉइंट नंबर 3 पर उन्होंने लिखा कि ऐसे तमाम देश हैं जो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को सीधे देने को तैयार है। अब इसकी गंभीरता समझिए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो पीस मेकर प्रेसिडेंट नहीं, युद्ध शुरू करने वाले राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा है, उसे न्यूक्लियर वेपन विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस हमले से ठीक पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। इस हमले के बाद अब नजर हूती विद्रोहियों पर है कि क्या वो अमेरिका के जहाजों पर हमले करेंगे। कल तक ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का विरोध किया है। ये देश है क्या चीज? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में स्ट्राइक कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। मुस्लिम बिरादर में जाना आना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हुक्का पानी ना बंद हो जाए। ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, इसलिए ये तो कह दिया। लेकिन इससे पहले मुनीर गया था और ये युद्ध तब भी चल रहा था। मुनीर ने जाकर सजदा किया ट्रंप के सामने। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कूटनीति से धोखा दिया, अब वो उसके अंजाम के लिए खुद जिम्मेदार हो। तो ये चले, अब रूस के लिए मौजूदा स्थिति भारत के लिए काफी जटिल है। हालांकि इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने तनाव कम करने की अपील की, शांति, सुरक्षा, स्थिरता की जरूरत पर खूब जोर दिया है। अब आपको बताएंगे कि दुनिया में खेमेबंदी के साथ साथ आगे क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप फिलहाल ईरान में कोई बड़ी कार्रवाई अब नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ईरान की कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। अब किस तरह से जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं उनमें आप देखिए, ईरान फिर से बातचीत शुरू कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी इजराइल पर हमला कर लिया थोड़ा बहुत, अब इसके बाद वो बातचीत की मेज पर आ जाए। रूस के जरिए इधर उधर जाकर क्या एक सिचुएशन को काम करने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल भी रही थी, लेकिन ईरान पर इजराइल के हमले के बाद बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ। अब संभव है कि इस हमले के बाद ईरान बातचीत की मेज पर आ जाए। एक स्थिति यह भी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी स्पीड तेज कर सकता है। जरूरी नहीं कि ईरान के पास ये 3 ठिकाने ही हों। ईरान के पास कुछ सीक्रेट ठिकाने भी हो सकते हैं जहां वो काम में और तेजी ला सकता है। अभी तक ईरान ने इजराइल को ही निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया है, ना ही उसने अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बनाया। लेकिन भविष्य में ये स्थिति बदल भी सकती है। ईरान के साथ हूती, हिजबुल्ला, हमास जैसे संगठन भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। और अब बात उस पाकिस्तान की जिसने इस युद्ध में अपने मुस्लिम बिरादर ईरान को धोखा दिया है। और पाकिस्तान के धोखे की कहानी आपको समझाने के लिए हम आपको 2 हेडलाइंस पढ़ाना चाहते हैं। ये हेडलाइन उस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की स्थिति बता रही है। देखिए क्या विडंबना है। पाकिस्तान ने कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की थी। सिर मुंडाया ही था कि ओले बरस पड़े। पाकिस्तान सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया है, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। और देखिए आज ही ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, ईरान पर 2 लाख किलो बारूद गिरा दिया, ईरान पर 125 विमानों से हमला कर दिया, ईरान पर 75 बॉम्ब, हथियार, मिसाइलें दाग दी। और इन ट्रंप को पाकिस्तान कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। अब पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रहा है। तो पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गया था। बाद में पता चला था कि मुनीर अमेरिका में ईरान का सौदा कराया है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका पाकिस्तान को अपनी तरफ करना चाहता था, इसीलिए उसने मुनीर को बुलाया ताकि कल को अगर ईरान पर जमीनी हमले की नौबत आए तो पाकिस्तान की धरती, उसके बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका कर सके। अब पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के लिए ईरान को धोखा दे दिया जिहादी जनरल ने। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों के लग जाएं तो बर्बादी शुरू हो जाती है। नमस्कार।